नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनिया मोहतम अपने वादे के मुताबिक फिर से एक बार आपके सामने प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर आपके सामने खड़ी हुई हूँ। ठीक है, तो बिना समय गवाए हुए, बिना अननेसेसरी बातें किए हुए हम अपनी प्रश्नों की सीरीज पर पहुँचते हैं। और हम पहला प्रश्न आपका है, स्क्रीन पर देखिए। भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? ऑप्शन ए क्षमता के अधिकार का, ऑप्शन बी नीति निर्देशक तत्वों का, ऑप्शन सी स्वतंत्रता के अधिकार का, या ऑप्शन डी कल्याणकारी राज्यों का। ठीक है, अब आप वीडियो को स्किप कीजिए और आंसर दीजिएगा। इसका आंसर होगा, प्रश्न देखिए, प्रश्न को यदि आप समझोगे तो प्रश्न में भी आंसर छुपा हुआ है। इसका आंसर धन का केंद्रीकरण। ठीक है, और संविधान के भाग 4 में इसका आंसर होगा बी नीति निर्देशक तत्वों का। आंसर क्या होगा? बी, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व जो है संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए बात करी गई है। यदि लोक कल्याण की अभिवृद्धि है तो वही होगा कि सबका साथ और सबका विकास, सबका साथ और सबका विकास। यहाँ प्रश्न में क्या दिया हुआ है? धन का केंद्रीकरण। केंद्रीकरण का मतलब होता है, केंद्रीकरण का मतलब होता है कुछ लोगों तक धन का सीमित होना। ठीक है ना? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? प्रश्न समझिए, जनवरी 1950, ये बात अभी की नहीं है। जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को भारत की संवैधानिक स्थिति क्या थी? ऑप्शन है लोकतंत्रात्मक गणराज्य की, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्षात्मक गणराज्य की, या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्षात्मक गणराज्य की। अब आप लोग बताइए, क्योंकि 26 जनवरी 1950 की बात हो रही है, ना कि 42वें संविधान संशोधन के बाद नवीन प्रस्तावना की बात हो रही है। किसकी बात नहीं हो रही है? नवीन प्रस्तावना की बात नहीं हो रही है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका बी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। क्यों? क्योंकि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो 26 जनवरी 1950 को हमारे भारतीय संविधान की संवैधानिक स्थिति कैसी रही होगी? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की। क्यों? क्योंकि ये सारे शब्द जो है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में रखे गए हैं, और एक प्रस्तावना जो है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया उद्देश्य प्रस्ताव है। क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव। जो उद्देश्य प्रस्ताव था वही आगे जाकर भारतीय संविधान की क्या बन गई? प्रस्तावना। ठीक है, अब 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूरी तरीका से क्या हो गया बेटा जी? लागू हो गया। लेकिन संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन अभी तक एक ही बार हुआ। कब हुआ संशोधन? वो हुआ 1976 में। कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन था। कौन से शब्द जोड़े गए थे? 3 शब्द जोड़े गए थे, एक तो समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष और तीसरा अखंडता शब्द जोड़ा गया था। और ये प्रश्न जो है वो 26 जनवरी 1950 की बात कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार? प्रश्न समझ लीजिए, निजता का अधिकार संरक्षित है अनुच्छेद 15 के अनुसार, अनुच्छेद 19 के अनुसार, अनुच्छेद 21 के अनुसार, या अनुच्छेद 29 के अनुसार? बताइए कहानी कहां किस ओर वर्णित कर रही है? ये है आपका, सबको पता है कि अनुच्छेद 21 में निजता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ठीक है, प्रेस की हथकड़ी के विरुद्ध अधिकार, जीवन साथी चुनने का अधिकार, स्वच्छ वातावरण का अधिकार, कारावास में सुरक्षा का अधिकार, ये सारे के सारे अधिकार जो है वो किस में समाहित हैं? अनुच्छेद 19 में। अब अनुच्छेद 15
क्योंकि संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। मूल अधिकारों का क्या किया गया है, उल्लेख किया है। मूल अधिकार कितने हैं, तो प्रारंभ में कितने थे, 6। ठीक है, पहला कौन है, पहला है आपका समता का अधिकार, दूसरा है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है आपका शिक्षा का अधिकार और छठा है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो अनुच्छेद 21 के तहत, किसके तहत, अनुच्छेद 21 के तहत जो है वो किसकी बात कही गई है, निजता के अधिकार की बात कही गई है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर है बेटा जी आपका सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को, देखिए आप, वनों को राज्य सूची से संवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया? 41वें संविधान संशोधन के माध्यम से, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, 43वें संविधान संशोधन के माध्यम से और 45वें संविधान संशोधन के माध्यम से। तो इसका आंसर सबको पता है कि लघु संविधान, लघु संविधान किसे कहा जाता है, तो 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। कब हुआ था, तो 1976 में। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें कम से कम 50 प्लस अनुच्छेद जोड़े गए थे। ठीक है, 50 प्लस अनुच्छेद जोड़े गए थे। उन्हीं में से इसका आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से वन जो है, वन राज्य सूची का विषय था 1976 से पहले। इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा इसे राज्य सूची के विषय से हटाकर किस सूची में रख दिया गया है, संवर्ती सूची। अब राज्य सूची और संवर्ती सूची होती क्या है, राज्य सूची वो सूची है जिस पर कानून बनाने का अधिकार, जिस पर कानून बनाने का अधिकार किसका है, राज्य सरकार का। ठीक है, और संवर्ती सूची वह सूची होती है जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र प्लस राज्य दोनों का होता है। लेकिन यदि केंद्र और राज्य में टकराहट की स्थिति है, टकराहट की स्थिति है, तो केंद्र का कानून क्या होगा, मान्य होगा। तो ये है आपका चौथा आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। आगे बढ़े, अगला प्रश्न, नागरिकता कानून कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए दिसंबर में, ऑप्शन बी अक्टूबर में, ऑप्शन सी, 2 बार टाइपिंग हो गई है, यहां कर लीजिए नवंबर। ठीक है, दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर। चलिए इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 का आंसर है आपका बी। जो नागरिकता संशोधन बिल है वो अक्टूबर में पेश किया गया था। कब पारित किया गया, तो अक्टूबर में नागरिकता संशोधन बिल जो है वो पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है? ठीक है, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 224, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 340, इनमें से कोई भी नहीं, या इनमें से एक से अधिक। आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा, सबको आपको पता है कि अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 324 से कहता है भारत में एक निर्वाचन आयोग होगा जिसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ठीक है, अब निर्वाचन आयोग प्रारंभ में एक सदस्यीय था। वर्तमान समय में यह बहुसदस्यीय निकाय है। कैसा निकाय है? बहुसदस्यीय निकाय है। प्रश्न पूछा जाता है कि निर्वाचन आयोग एक कैसा निकाय है, तो आंसर होगा निर्वाचन आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका, ऑप्शन ए संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती, ऑप्शन बी संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती, संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग रखता है, संविधान का भाग है किंतु
अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर है बेटा सी, संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक, विधिक का मतलब होता है कानूनी, कानूनी प्रभाव रखती है जैसा कि संविधान के अन्य भाग रखते हैं। ठीक है, प्रारंभ में 1960 में एक केस आया था जिसका नाम है बेरूवारी मामला। बेरूवारी मामले में प्रस्तावना कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, संविधान का अंग नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में यह बात कही गई कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं, अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग है। तो जब वो संविधान का अंग है, अभिन्न अंग है, तो उसका वैसा ही प्रभाव है जैसा कि अन्य सदस्यों का है, अन्य भागों का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है? तो संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है? भाग 9, भाग 6, भाग 3 और भाग 4 का। तो आप बताइए किसमें प्रावधान किया गया है? तो आपको पता है कि संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान के भाग 9 को पुनः स्थापित किया गया और एक नई अनुसूची जोड़ी गई जिसका नाम है 11वीं अनुसूची। ठीक है, और कितने नए आर्टिकल जोड़े गए? तो 18 नए अनुच्छेद जोड़े गए। ठीक है, तो संविधान के भाग 9 में जो है वो पंचायती राज व्यवस्था का क्या किया गया है? प्रावधान किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? नए राज्यों का गठन, नए राज्यों की क्षेत्र की सीमा में परिवर्तन, नए राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, नए राज्यों का प्रवेश। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका डी, क्योंकि संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक भारत व उसके राज्य क्षेत्र का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। तो संविधान का भाग 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्यों की स्थापना। ठीक है, 3 कहता है नए राज्यों का प्रवेश। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि क्या है? संभव नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, जहां पर नहीं है एग्जामिनेशन में जाते समय उसको नहीं को अंडरलाइन कर लेंगे तो आपको आंसर देने में सहूलियत हो जाएगी। हम जल्दबाजी क्या करते हैं, हम इसको नहीं लास्ट में नहीं पढ़ते और संभव है में किसी अन्य में आंसर लगा देते हैं। चलिए आंसर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग, अंडरलाइन कीजिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग की बात करता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 276, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अनुच्छेद 280 जो है वो किसकी बात करता है? वित्त आयोग की बात करता है। किसकी बात करता है? वित्त आयोग की बात करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र में विशेष स्थिति प्रदान की गई है? नागालैंड को, हैदराबाद कर्नाटक को, महाराष्ट्र गुजरात को, लद्दाख को। किसको विशेष स्थिति प्रदान की गई है? इसका आंसर है आपका बी, हैदराबाद को। ध्यान रखना, अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान था, जो कि 2019 में क्या हो गया है? समाप्त हो गया है। 371 में भारत के अन्य राज्यों को भी विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। उन अन्य राज्यों में 371 यहाँ में जो है वो हैदराबाद व कर्नाटक को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। विशेष राज्य का दर्जा होता क्या
विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, और जो अन्य राज्यों से अधिकारों में भिन्न होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? विशेष राज्य कहा जाता है। अनुच्छेद 371 यहाँ के अंतर्गत हैदराबाद व कर्नाटक को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? ठीक है, बहुत सरल क्वेश्चन है। 3 से 10 तक, 4 से 11 तक, 5 से 11 तक और 6 से 11 तक। ठीक है, तो अभी हमने आपको बताया था संविधान के भाग एक जो है वो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर और 11 तक है। ठीक है, और संविधान के भाग 2 में ही किसका प्रावधान है? नागरिकता का प्रावधान है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? 5 से लेकर 11। आंसर इसका सी होगा। चलिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? ध्यान रखना, धर्मनिरपेक्ष शब्द। धर्मनिरपेक्ष शब्द आपको पता है कि प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। इस 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। ठीक है, 3 शब्द जोड़े गए थे। कितने शब्द जोड़े गए थे? 3 शब्द जोड़े गए थे। एक जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्ष, दूसरा जोड़ा गया था समाजवाद और तीसरा जोड़ा गया था अखंडता। ये 3 शब्द जो है वो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? बताइए, इसका क्या अर्थ है? सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, भारत में संसदीय शासन है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, या भारत राज्यों का संघ है। इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, गणतंत्र। सबसे पहले एक समझिए गणतंत्र किसे कहा जाता है। ठीक है, इसका आंसर तो होगा सी। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ठीक है, भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। मतलब हमारा जो संवैधानिक प्रमुख है, संवैधानिक प्रमुख है, वह जनता के द्वारा निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। लौकिक सार्वभौमिकता, सभी की बात कही गई है, सबके साथ की बात कही गई है, सबके कल्याण की बात कही गई है। किसी वर्ग विशेष, जाति विशेष, धर्म विशेष, समुदाय विशेष की बात नहीं कही गई है। ठीक है, तो भारत की प्रस्तावना शुरू होती है तो आपको पता है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर होने वाला है डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव, मीनिंग क्या है धर्मनिरपेक्षता की? ऑप्शन ए, भारत में अनेक धर्म है, भारत को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष है, भारत एक नास्तिक नहीं है। ध्यान रखिएगा, भारत क्या नहीं है? भारत नास्तिक नहीं है, भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है। और धर्मनिरपेक्ष राज्य का शाब्दिक अर्थ समझ में आ रहा है, मतलब ऐसा राज्य जिसका कोई पर्टिकुलर धर्म नहीं होता, वो समस्त धर्मों को क्या करता है? संरक्षण प्रदान करता है। इसीलिए ऐसे राज्य को धर्मनिरपेक्ष राज्य की संज्ञा दी जाती है। भारतीय संविधान में किसी भी भाग में ये नहीं लिखा हुआ है कि भारत का ये धर्म होगा, इसलिए भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है। इसका आंसर होगा डी, भारत में राज्य का कोई भी धर्म नहीं है। चलिए आंसर आगे बढ़ते हैं। भारतीय गणतंत्र की 26/11/1950 को सही संवैधानिक वस्तु
वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हम पहले भी दे चुके हैं कि भारत कैसा था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। भारत कैसा था, इसका आंसर होगा सी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। चलिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। 1975, फिर से समझ लीजिए, 1975 की बात कही गई है। कौन सा शब्द शामिल नहीं था? बंधुत्व शामिल था, बिल्कुल था। समानता शामिल था, बिल्कुल था। संप्रभुता शामिल था, बिल्कुल था। अखंडता शामिल नहीं था। इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर है कि क्यों? क्योंकि अखंडता शब्द जो है वो 42 में संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? तो 1976 में जोड़ा गया था। बात कर रहे हैं किसकी? 1975 की। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, 9वीं अनुसूची, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आप सभी को पता है, देखिए एक प्रश्न को कितने टाइप से घुमाकर पूछा जा सकता है, इसलिए आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। जितने टाइप से एक प्रश्न बन सकता है वो सारे टाइप हमने आपको यहाँ पर डाले हुए हैं, जिससे कि आपको ये ना लगे कि प्रश्न का टाइप बदल गया तो प्रश्न का उत्तर बदल जाएगा। प्रश्न का वही उत्तर है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है कहाँ? मूल अधिकार के अध्याय में, नीति निर्देशक तत्वों के अध्याय में, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य के अध्याय में, और संविधान के पाठ में कहीं भी नहीं। प्रश्न समझ लीजिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की बात कही गई है, इसका आंसर हो सी, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य के अध्याय एक साथ पढ़ने पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना का पूरा सार समझ में आता है कि प्रस्तावना बोल क्या रही है। क्योंकि प्रस्तावना में कई न्याय की बात कही गई है और सारे न्याय ना तो हमें फंडामेंटल राइट्स में दिए गए हैं और ना ही हमें नीति निर्देशक तत्वों में बताए गए हैं। इसलिए जब दोनों को कंबाइंड पढ़ते हैं तब जाके हमें संविधान के उच्च आदर्श की सही भावना दिखाई देती है। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए किस संशोधन के माध्यम से? 41 में, 42 में, 43 में, 44 में। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, 42 में संविधान संशोधन के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है किसके नाम से? सार्वभौमिकता के नाम से, समाविष्टि के नाम से, समाजवाद के नाम से या अंतःक्रियावाद के नाम से? किसके नाम से जाना जाएगा? सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है किसके नाम से जाना जाता है? सार्वभौमिकता का सिद्धांत। क्योंकि सार्वभौमिकता का नियम ही यही कहता है कि सभी व्यक्ति जो है वो कैसे हैं? समान रूप से मानव है। सार्वभौमिकता का सिद्धांत ये कहता है सभी व्यक्ति समान रूप से मानव है, कोई भी ऊंचा बड़ा जन्म जात, कोई भी धनी गरीब अमीर कोई भी नहीं है। तो इसे कहा जाता है कौन सा सिद्धांत? सार्वभौमिकता का सिद्धांत। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार लिया गया है अमेरिका के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से, रूस के संविधान से या फ्रांस के संविधान से? ठीक है, मौलिक अधिकार का, मौलिक कर्तव्यों की बात कही गई है। किसकी बात कही गई है? मौलिक कर्तव्यों की बात कही गई और इसका आंसर होने वाला है सी, रूस पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। क्योंकि देखिए संविधान के प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। ठीक है, मौलिक कर्तव्य जो है वो स्वयं सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर, स्वयं सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर कब जोड़े गए? 42 में संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में। किस भाग में? तो संविधान के भाग 4 का में किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51 का के तहत जोड़े गए हैं। किसके जो तहत जोड़े गए हैं? 51 का के तहत जोड़े गए हैं। प्रारंभ में इनकी संख्या कितनी थी? 10 थी। बात मौलिक कर्तव्यों की गई है और वर्तमान समय में इनकी संख्या कितनी है? 11 है। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो 86 में संविधान संशोधन के माध्यम से 2002 में शिक्षा का अधिकार प्रदान करना अभिभावक का कर्तव्य होगा, ऐसी करके ये आपका 11वां मौलिक कर्तव्य जो है वो जोड़ा गया। चलिए आगे बढ़ते। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था में किस देश के संविधान की देन है? अमेरिका के, ब्रिटेन की, आयरलैंड है।
ए, शून्यकाल किस संविधान की देन है? तो शून्यकाल भारतीय संविधान की देन है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, तब तक पढ़िए और आंसर दीजिए, तब तक मैं पानी पी लूंगा। चलिए, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, भारत सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रणालियां हैं, फ्रांस सरकार की संघीय प्रणाली है, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति जनता के द्वारा की जाती है, ये है। इसका आंसर होगा बी। क्यों? भारत जो है वो अर्ध संघात्मक है, भारत का संविधान जो है वो अर्ध संघात्मक है, ठीक है, ना तो पूर्णतः एकात्मक है और ना ही पूरी तरीका से संघात्मक है। जब आपातकाल आता है तो भारतीय संविधान मुड़ जाता है किसकी ओर? एकात्मकता की ओर। और सामान्य परिस्थितियों में भारतीय संविधान जो है वो रहता है कैसा? संघात्मक। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी। एकात्मक और संघात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली भारतीय संविधान में पाई जाती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? भारतीय राजतंत्र की नहीं है। एक, संविधान सम्मत सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, विधि का शासन या सत्तावादी शासन। बताइए कौन सी व्यवस्था भारतीय संविधान की नहीं है? ठीक है, एक संविधान संगत सरकार बिल्कुल है, लोकतांत्रिक सरकार 100% है, विधि का शासन लागू होता है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है सत्तावादी सरकार हमारे यहाँ नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का बृहद होने का कारण क्या है? क्यों विश्व का सबसे विशालतम लिखित संविधान है आपके देश का? क्या कारण है? रीजन क्या है इसका? ऑप्शन ए, इसमें अनेक संविधानों का अनुभव समाहित है, इसलिए इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, इसलिए यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, इसलिए या फिर यह संघ का राज्य सरकारों का संविधान है, इसलिए। तो इसका आंसर है डी, क्योंकि यह संघ का और राज्य का दोनों का ही सम्मिलित रूप से संविधान है, इसलिए एक बृहद संविधान है। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? जी ऑस्टिन ने, केसी व्हीलर ने, सर आइवर जेनिंग्स ने और डी बसु ने। किसने कहा है? इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर होने वाला है ब्रिटिश संविधान विशेषज्ञ हैं आपके, कौन? जी ऑस्टिन महोदय। तो जी ऑस्टिन महोदय ने कहा है कि भारतीय संघवाद एक सहकारी संघवाद का क्या है? उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन, अंडरलाइन कर लीजिए, सही नहीं है? धर्मनिरपेक्ष राज्य, संसदीय शासन, संसदीय पद्धति की सरकार, संघीय नीति और राष्ट्रीय पद्धति की सरकार। इसका आंसर क्या होगा? कौन सा राजनीतिक पद्धति में निम्न में से सही नहीं है? धर्मनिरपेक्ष राज्य बिल्कुल सही है, संसदीय पद्धति की सरकार बिल्कुल सही है, संघीय नीति की सरकार या राष्ट्रीय पद्धति, राष्ट्र पद्धति की सरकार। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर होने वाला है कोई पद्धति की, राष्ट्रीय पद्धति कोई तरीके की सरकार है, संघीय नीतियों की सरकार है, बिल्कुल है, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा पूरे भारत के लिए और राज्य सरकार के द्वारा राज्य के लिए नीतियों का क्या किया जाता है? निर्धारण किया जाता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य बिल्कुल है, संसदीय शासन प्रणाली। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर होने वाला है डी। देखिए हम आपको से केवल इतना ही कहेंगे कि अगर आपको हमारा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो उन लोगों तक पहुंचा दीजिए जो कि एजुकेशन से वंचित हैं और जो सही तरीका से सही मार्गदर्शन में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे बी निर्धारित होता है, किससे बी निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय संविधान है? प्रश्न समझ लीजिए, परिसंघीय संविधान। संविधान लिखित व अनम्र है, इसलिए न्यायपालिका स्वतंत्र है, इसलिए अवसर शक्तियां केंद्र में निहित है, इसलिए या संघ व राज्यों के बीच शक्तियों का निर्धारण है, इसलिए। बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर है, आपको पता है कि भारत में संघीय शासन प्रणाली या परिसंघीय शासन प्रणाली पाई जाती है, क्योंकि केंद्र और राज्य
दोनों के बीच शक्तियों का क्या है, वितरण है, क्योंकि हमारे संविधान में 3 सूचियों का उल्लेख है। कितनी सूचियां हैं संविधान में? 3 सूचियां हैं। किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन है। कौन कौन सी है? पहली है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है संवर्ती सूची। ठीक है, तो शक्तियों का वितरण होने के कारण हमारा संविधान कैसा है? परिसंघीय संविधान है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली का अंतर बिंदु क्या है? जबकि संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान की देन है? तो ब्रिटेन के संविधान की देन है, लेकिन दोनों में अंतर क्या? ऑप्शन ए सामूहिक उत्तरदायित्व का, न्यायिक समीक्षा का, 2 संज्ञात्मक व्यवस्थापिका का, या वास्तविक व नाममात्र की कार्यपालिका का। इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर होने वाला है बी, न्यायिक समीक्षा का। अब ये न्यायिक समीक्षा क्या है? देखिए, संसदीय शासन प्रणाली की 3 विशेषताएं होती हैं, ठीक है। उनमें से एक विशेषता है न्यायिक समीक्षा का अधिकार। न्यायिक समीक्षा का अधिकार जो है, ठीक है, वो किसके पास है? होता है संसद के पास। किसमें? ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में। जबकि न्यायिक समीक्षा का अधिकार भारत में संसद के पास नहीं है। बस यही अंतर है। ब्रिटेन की सामूहिक उत्तरदायित्व बिल्कुल है, 2 संज्ञात्मक व्यवस्था ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लैंडर्स है, हमारे यहाँ भी लोकसभा और राज्यसभा है, ठीक है। वास्तविक व नाममात्र की कार्यपालिका, आपको पता है कि नाममात्र की कार्यपालिका जो है वो राष्ट्रपति के नाम से, वास्तविक कार्यपालिका जो है वो प्रधानमंत्री के काम की है, ठीक है। तो ये तीनों बिंदु हमारी संसदीय शासन व्यवस्था में दी जाती है, लेकिन हमारी संसदीय शासन व्यवस्था में न्यायिक समीक्षा नहीं जानी जाती। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं? पंचशील सिद्धांत, पंचशील सिद्धांत का थॉट जो है वो 5 बिंदु ऐसे हैं जो पंचशील सिद्धांत के थॉट पर लागू होते हैं, जिससे कि हम ना तो कोई हमारे देश की सीमा में अपने अधिकार क्षेत्र में करें, ना ही हम किसी देश की सीमा का अतिक्रमण करें। ऑप्शन ए गुटनिरपेक्षता, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, एक दूसरे के भूभाग अखंडता पूर्णता का परस्पर सम्मान, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में परस्पर हस्तक्षेप। बताइए कौन सा तत्व जो है वो आपका किसमें नहीं है? किसमें नहीं है? तो देखिए, गुटनिरपेक्षता की नीति ये अलग नीति है, ये पंचशील सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आती है, ठीक है। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व मतलब जब हम विदेशों के साथ कोई संबंध स्थापित करते हैं तो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, एक दूसरे के भूभाग अखंडता को परस्पर हम एक दूसरे के भूभाग पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप मतलब आंतरिक मामलों में 2 देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर होगा क्या? ए। पंचशील सिद्धांत के अंतर्गत कौन सा थॉट शामिल नहीं है? तो आपका गुटनिरपेक्षता की नीति पंचशील सिद्धांत के अंतर्गत शामिल नहीं है। निम्नलिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ जन्म लेती है? फ्रांस में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ब्रिटेन में या स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो बताइए, फ्रांस में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ब्रिटेन में या स्विट्जरलैंड में? तो आपको पता है कि सबसे पहले विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान जो है वो कहाँ का है? तो यूएसए का है, ठीक है। ब्रिटेन में संविधान जो है वो मौखिक संविधान की अवधारणा है, परंपरावादी संविधान है ब्रिटेन का, ठीक है। लेकिन संविधान की जो वास्तविक रूपरेखा है वो सर्वप्रथम यूएसए में देखने को मिली थी। भारतीय संविधान कैसा है? कठोर है, लचीला है? ना कठोर है ना लचीला है, अंशतः कठोर व अंशतः लचीला है। तो इसका आंसर होने वाला है डी, क्योंकि भारतीय संविधान सामान्य परिस्थितियों में कैसा है? तो लचीला है, ठीक है। लेकिन देश में जब विषम परिस्थितियां लागू हो जाती हैं तो विषम परिस्थितियों में यह संविधान कैसा है? कठोर है। इसलिए कहा जाता है भारतीय संविधान अनम्यता और नम्रता का सम्मिश्रण है। मेंस का क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने कहा है कि भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? किसने कहा है? हेराल्ड लॉस्की ने, आइवर जेनिंग्स ने, लॉर्ड राइस ने, केसी व्हीलर ने? किसने कहा है? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर है 35 का आंसर होगा आपका डी, केसी व्हीलर ने। केसी व्हीलर महोदय ने यह कहा है कि भारतीय संविधान जो है
वो अर्धसंघात्मक संविधान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? जनता है, संविधान है, संसद है या राष्ट्रपति है? बताइए। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है ए, भारत की जनता, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना सर्व हम भारत के लोग। तो भारत की जनता, राजनीति, जनता चाहे तो किसी भी व्यक्ति को अर्श से उठाकर अर्श तक पहुंचा सकती है। तो भारत की राजनीतिक सत्ता जो है उसका प्रमुख स्रोत हमारी भारतीय जनता, इसलिए जनता को जनार्दन के नाम से भी जाना जाता है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। न्यायपालिका कार्यपालिका का, देखिए शब्द समझिए, ऑप्शन ये कह रहा है न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है या कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है या विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। कौन सी शासन प्रणाली में? संसदीय शासन प्रणाली। दीजिए आंसर। ठीक है, तो कार्यपालिका का विधायिका पर क्या होता है? नियंत्रण होता है। कार्यपालिका का विधायक, समझ लीजिए इसका आंसर होगा डी। विधायिका का कार्यपालिका पर क्या होता है? नियंत्रण होता है। क्यों? क्योंकि समझ लीजिए आप, संसद, ठीक है, संसद आपकी दो सदनात्मक 3 सदनीय व्यवस्था है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, तो लोकसभा में जो बहुमत होता है जिस पार्टी का, वही पार्टी जो है वो कार्यपालिका का क्या करती है? कार्यपालिका का गठन करती है। वही पार्टी कार्यपालिका का क्या करती है? गठन करती है। तो संसद क्या है? विधायिका है। संसद क्या है? विधायिका है। तो विधायिका का ही नियंत्रण किस पर होता है? कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य व कितने संघ शासित क्षेत्रों को बनाने की बात कही थी? 14 राज्य 5 केंद्र शासित प्रदेश, 17 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश, 14 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश या 17 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेशों की बात कही थी। कितने की बात कही थी? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की बात कही गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। भारत में संघ राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति के द्वारा, उपराज्यपाल के द्वारा, गृह मंत्री के द्वारा और प्रशासकों के द्वारा। किसके द्वारा होता है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन? तो आपको पता है कि राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। राष्ट्रपति के सहयोग के लिए चाहे प्रशासक हो, ठीक है, उपराज्यपाल हो